हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की फिजिक्स और उसमें से चैप्टर चल रहा था तीसरा, विद्युत धारा। तो आइए देख लेते हैं। विद्युत धारा में हम लोगों ने पढ़ लिया था विद्युत क्या है और ओम का नियम। उसके बाद में प्रतिरोधकता देख ली थी, विशिष्ट प्रतिरोध। अब आइए देख लेते हैं प्रतिरोधों का समांतर और श्रेणी क्रम में संयोजन। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का व्यंजक। तो हेडिंग बनाएंगे, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का व्यंजक। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं समांतर क्रम में किस तरीके से प्रतिरोध जोड़े जाते हैं और उनका व्यंजक क्या होता है, यानी उनका जो फार्मूला है वो फार्मूला किस तरीके से डेरिवेशन करते हैं उसका। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो लिखेंगे समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का व्यंजक। तो लिखेंगे दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को दो या दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को प्रतिरोधों को प्रतिरोधों को समांतर संयोजन में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को समांतर संयोजन में जोड़ते हैं। समांतर संयोजन में जोड़ते हैं तो सभी प्रतिरोधों पर सभी प्रतिरोधों पर सभी प्रतिरोधों पर वोल्टता एक समान वोल्टता एक समान वोल्टता एक समान परंतु धारा भिन्न भिन्न होती है। परंतु धारा भिन्न भिन्न होती है। वोल्टता तो एक समान होती है लेकिन धारा क्या है, धारा सभी प्रतिरोधों पर भिन्न भिन्न होती है। अब आइए देख लेते हैं इसका किस तरीके से चित्र बनाएंगे, किस तरीके से इसका क्रम होता है, कैसे हम लोग प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका डायग्राम। तो इस तरीके से दोस्तों एक यहाँ पर क्या करेंगे, बैटरी एक जोड़ देंगे। ये बैटरी का प्लस सिरा होता है, इसके साथ में एक माइनस सिरा जोड़ते हैं, उसके साथ में दूसरा प्लस सिरा, उसके बाद में एक ये माइनस सिरा। तो इस तरीके से जब दो सेल होते हैं, दो या दो से अधिक सेलों का जो संयोजन होता है वो बैटरी कहलाता है। अब उसके आगे जो है एक कुंजी लगा देते हैं, इसे कुंजी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये एक संयोजन बन जाता है। इस तरीके से अब देख लेते हैं, यहाँ पर पहला प्रतिरोध लगा देते हैं, यहाँ पर दूसरा प्रतिरोध लगा देते हैं, यहाँ पर तीसरा प्रतिरोध लगा देते हैं, इस तरह से इनका एक संयोजन बन जाता है दोस्तों। अब देख लेते हैं, यहाँ से ये प्लस सिरा है तो यहाँ से धारा निकलती है। इस तरीके से ये धारा आई है और ये धारा यहाँ पर पहुँचती है। इस पॉइंट पर क्या है, तीन तार जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, धारा का बंटवारा हो जाता है, धारा कई भागों में बढ़ जाती है। तो ये वाला जो भाग है ये I1 हो जाता है, यानी यहाँ पर जो धारा ये I1 है, इस वाले में जो जाएगी धारा वो I2 है, और जो इस वाले में धारा जाती है वो I3 धारा है। उसके बाद में यहाँ पर जो लगा होता है ये विभवांतर है V, ये कुंजी है, इसे कुंजी बोलते हैं K। अब यहाँ पर तीनों धाराएं इन प्रतिरोधों के साथ मिलकर यहाँ पर फिर से आ जाती हैं और यहाँ पर जो धारा I थी वही I धारा फिर से निकलकर पूरे परिपथ को पूरा करती है।
अब यहाँ पर प्रतिरोधों को लिख लेते हैं। तो पहले प्रतिरोध को लिखेंगे R1, दूसरे प्रतिरोध को रखेंगे R2 और तीसरे प्रतिरोध को रखेंगे R3। तो दोस्तों इस तरीके से क्या करते हैं, हम लोग चित्र बना लेते हैं। तो अब इस संयोजन में क्या है, 2 या 2 से अधिक यानी 3 प्रतिरोध ले लिए हैं और उन्हें किस क्रम में जोड़ दिया है, समांतर क्रम में। अब आइए देख लेते हैं समांतर क्रम में किस तरीके से प्रतिरोधों का व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो आइए यहाँ पर लिखेंगे, माना 3 प्रतिरोध, R1, R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, तीनों प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में संयोजित हैं, यानी समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब देख लेते हैं, संयोजन पर लगा विभवांतर V है। क्या लिखेंगे, संयोजन पर लगा विभवांतर बराबर V है, यानी संयोजन पर जो कुल विभवांतर लगा है वो क्या है, V है। अब आइए देख लेते हैं, प्रतिरोध कौन कौन से हैं। पहला प्रतिरोध है R1, R2 व R3 पर, प्रतिरोध R1, R2 व R3 पर धाराएं क्रमशः धाराएं कौन कौन सी हैं, क्रमशः पहले में कौन सी धारा है, I1 है, उसके बाद में I2 है तथा I3 है। तीसरे में R3 में धारा कौन सी है, I3 है। अब आइए देख लेते हैं ओम के नियम से। तो दोस्तों देख लेते हैं ओम का नियम क्या था। ओम का नियम था V बराबर IR, ये निकला था। तो अब हमें निकालना क्या दोस्तों, यहाँ पर धारा ज्ञात करनी है। तो जब धारा ज्ञात करेंगे तो I निकालने के लिए क्या आ जाएगा, I बराबर V हो जाएगा ऊपर और R हो जाएगा नीचे। अब इसी प्रकार से जिस तरीके से ओम के नियम में हमने धारा निकाल ली, तो इसी प्रकार से तो यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार से तो आइए देख लेते हैं इसी प्रकार से क्या आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि पहले R1 के लिए देखें कि R1 में धारा कौन सी है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर V बराबर I1 इंटू R1, यानी V बराबर वोल्टता V है। और देख लेते हैं धारा R1 पे कौन जा रहा है, I1 धारा जा रही है, तो ये आ जाएगा। अब इसमें हमें जब I1 निकालना होगा तो क्या आ जाएगा, I1 बराबर तो V तो ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा R1। तो ये इस तरीके से पहला पॉइंट आ जाएगा। अब इसी तरीके से I2 धारा यदि निकालेंगे तो I2 धारा निकालने के लिए क्या आ जाएगा, V ऊपर हो जाएगा और R2 नीचे हो जाएगा। फिर इसी तरीके से यदि I3 धारा निकालेंगे तो V तो ऊपर हो जाएगा और R3 नीचे हो जाएगा। अब इनको मान लेंगे समीकरण 1, यानी ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। अब देख लेते हैं यदि समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध लिख लेते हैं। लिखेंगे समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। अब ये किस क्रम में जुड़ा है, तो दोस्तों ये क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा है। तो समांतर को क्या बोलते हैं, पैरेलल। तो इसके लिए क्या रख लेंगे, प्रतिरोध R रख लेंगे और यहीं पर छोटी सी P बना लेंगे कि माना समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या है, RP है। तो अब फिर से क्या देखेंगे, ओम के नियम से। यहाँ पर क्या दिया गया, ओम का नियम दिया गया, यानी V बराबर IR। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, V बराबर IR और ये छोटा सा P बना लेंगे। अब यहाँ से जब हमें I का मान निकालना होगा तो I बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो I बराबर आ जाएगा V अपॉन RP। ये बन जाएगा समीकरण नंबर दूसरा। तो ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं
कि संयोजन पर कुल धारा, तो लिखेंगे यहाँ पर संयोजन पर कुल धारा, तो संयोजन पर कुल धारा है I, और वह धारा कितने भागों में बढ़ जाती है? 3 भागों में, यानी I बराबर हो जाता है I1 प्लस I2 और प्लस I3, और ये बन जाता है इक्वेशन नंबर तीसरा। इस तरीके से अब आइए देख लेते हैं, लिख लेंगे कि समीकरण 1 व 2 के मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर देख लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 के मान समीकरण 3 में रखने पर। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से समीकरण के मान रखेंगे। तो सबसे पहले तीसरा समीकरण लिख लेते हैं। तीसरा समीकरण क्या बना है? यहाँ पर बना है, दिया गया है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I का मान देख लेते हैं दोस्तों। तो I का मान तो यहाँ पर दिया गया, क्या दिया गया? V अपॉन RP। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? V अपॉन में RP रखेंगे, प्लस I1 का मान दिया गया V अपॉन R1, तो V अपॉन R1, प्लस I2 का मान दिया गया V अपॉन R2, तो V अपॉन R2, उसके बाद प्लस I3 का मान दिया गया V अपॉन R3, तो V अपॉन R3 दिया गया है। अब इसमें कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो V बाहर निकाल लेंगे, तो V अपॉन RP यहाँ पर आ जाएगा, बराबर इसमें से V बाहर निकाल लेंगे। तो जब V बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से। अब देख लेते हैं दोस्तों, ये वाला V इस वाले V को कैंसिल कर देगा। इस तरीके से ये दोनों V जो है आपस में मिलकर समाप्त हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, इस साइड क्या फार्मूला आ जाएगा? यहाँ पर जब कट जाएगा तो 1 बचेगा, जब V से V कैंसिल होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दोस्तों इस तरीके से हमें क्या व्यंजक प्राप्त हो जाता है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उनका व्यंजक क्या आता है? उनका व्यंजक आता है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो दोस्तों इस तरीके से ये व्यंजक प्राप्त हो जाता है समांतर क्रम का। अब जो फार्मूला प्राप्त होता है उसे थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। तो ये दोस्तों देख लेते हैं, ये फार्मूला जो आया इसे हाईलाइट कर देंगे थोड़ा। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमने क्या किया? एक समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए व्यंजक प्राप्त कर लिया। ये सूत्र दोस्तों न्यूमेरिकल यानी सवाल लगाने की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाए जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। अब आइए देख लेते हैं दूसरा क्रम। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा क्रम। तो हम लोग समांतर क्रम में देख चुके हैं, अब देख लेते हैं श्रेणी क्रम में किस तरीके से प्रतिरोधों का व्यंजक निकलता है। तो हेडिंग डालेंगे श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का व्यंजक, यानी जब प्रतिरोध कैसी अवस्था में जुड़े होंगे? श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, तब उनका व्यंजक क्या आएगा। अब आइए देख लेते हैं श्रेणी क्रम में। तो लिख लेते हैं पहले, इसमें थोड़ा लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों को
संयोजन में सभी प्रतिरोधों को एक दूसरे के सिरों से सिरा जोड़कर संयोजित करते हैं। सभी प्रतिरोधों पर धारा तो समान होती है, परंतु वोल्टता भिन्न भिन्न होती है। परंतु वोल्टता जो है वो कैसी होती है दोस्तों? भिन्न भिन्न होती है। अब आइए देख लेते हैं इसका चित्र किस तरीके से बनाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, एक बैटरी लगाएंगे। इस तरीके से ये प्लस पॉइंट हो जाएगा और ये इसका माइनस पॉइंट हो जाएगा। यहीं पर एक कुंजी लगा देंगे। तो इस तरीके से एक कुंजी इसी में परिपथ में लग जाएगी। अब इसी में क्या है, श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध जोड़ देते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं। अब देख लेते हैं, यहाँ से धारा निकलेगी इस तरीके से और सभी प्रतिरोधों पर एक समान धारा बहेगी। ये वाला प्रतिरोध है R1, ये वाला है R2 और ये वाला है R3। तो 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं इसमें वोल्टता किस तरीके से भिन्न भिन्न होती है। तो यहाँ पर वोल्टता आ जाएगी, R1 के सामने आ जाएगा V1, उसके बाद में R2 के सामने आ जाएगा V2, R3 के सामने आ जाएगा V3। इस तरीके से वोल्टता सभी पर कैसी हो जाती है, भिन्न भिन्न उत्पन्न हो जाती है। अब आइए देख लेते हैं इसका, लिखेंगे माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब आइए देख लेते हैं संयोजन पर लगा विभवांतर। क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, संयोजन पर लगा विभवांतर। तो संयोजन पर लगा विभवांतर क्या है, V है, यानी पूरे संयोजन पर एक ही वोल्टता लगी है। इस तरीके से विभवांतर V है। प्रत्येक प्रतिरोध पर प्रवाहित धारा, लिखेंगे प्रत्येक प्रतिरोध पर प्रवाहित धारा बराबर है I, यानी प्रत्येक प्रतिरोध पर प्रवाहित होने वाली धारा कौन सी है, I है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, V1, V2 और V3 क्रमशः लिखेंगे V1, V2
तथा V3 क्रमशः R1, R2 व R3 पर विभवांतर हैं। आप क्या लिखेंगे? ओम के नियम से, ओम के नियमानुसार तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ओम का नियम क्या था। तो ओम का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या दिया गया था? V बराबर आई आर, ये ओम का नियम था। तो अब इसमें से हमें क्या निकालना है? यदि V का मान ये दिया गया है तो इसी तरीके से V1 के लिए निकालेंगे। तो V1 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? आ जाएगा आई R1। इसी तरीके से V2 के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा आई R2। इसी तरीके से V3 के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा आई R3। और ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आइए देख लेते हैं। माना परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, अब ये कौन सा क्रम है? ये है श्रेणी क्रम, इसको सीरीज बोलते हैं। तो क्या मान लेंगे? माना परिपथ का तुल्य प्रतिरोध जो है उसे क्या लिख लेंगे? RS है, यानी उस प्रतिरोध को काय के बराबर मान लेते हैं? RS के बराबर मान लेते हैं। तो दोस्तों क्या आ जाएगा? फिर से जब ओम का नियम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? ओम के नियम से, तो दोस्तों ओम का नियम क्या आ जाएगा? आ जाएगा V बराबर I और RS, ये संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है। इसको मान लेंगे समीकरण दूसरा। अब देख लेते हैं संयोजन पर लगा कुल विभवांतर। तो लिखेंगे संयोजन पर लगा कुल विभवांतर तो दोस्तों विभवांतर क्या लगा है? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, और ये इक्वेशन नंबर बन गया है तीसरा। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे? लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 व 2 के मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी समीकरण 1 व 2 के मान कहाँ पर रखने पर? समीकरण 3 में रखने पर। तो आइए दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या दिया गया है यहाँ पर? तो समीकरण तीसरा दिया गया है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये समीकरण दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं, इनके मान रख देते हैं। तो V का मान क्या आया है दोस्तों? यहाँ पर V का मान आया है IRS इक्वल टू V1 का मान क्या आया है? तो V1 का मान आया है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब क्या करेंगे? IRS इक्वल टू I, इसमें से कामा ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देख लेते हैं, तो I से I ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या बचेगा? बचेगा RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दोस्तों इस तरीके से हमें ये श्रेणी क्रम का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। अब इसे लिख लेंगे। तो RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। दोस्तों इस तरीके से ये हमें श्रेणी क्रम का व्यंजक मिल गया, और इस व्यंजक की सहायता से इस चैप्टर के बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए इस फार्मूले को हाईलाइट कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए कि ये फार्मूला ड्राइव हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में क्रमशः जुड़े प्रतिरोधों के व्यंजक प्राप्त कर लिए हैं।
अब आइए दोस्तों देख लेते हैं विद्युत परिपथ के आरेख, विद्युत परिपथ के आरेख। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल सिंबल होते हैं ये, और कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि इन्हें किस तरीके से हम लोग समझते हैं। तो विद्युत परिपथ के आरेख देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नंबर एक में आ जाता है विद्युत शेल। विद्युत शेल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं विद्युत शेल किस तरह का बना होता है। तो यहाँ पर उसका सिंबल देखेंगे, इस तरह का एक प्लस पॉइंट होता है और इस तरह का एक माइनस पॉइंट होता है। इधर ये प्लस हो जाता है और इधर ये माइनस हो जाता है। दोस्तों ये कहलाता है विद्युत शेल, जिसमें एक केवल इस तरह का पॉइंट बना होता है। अब आइए देख लेते हैं दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर होता है दोस्तों सेलों का संयोजन या बैटरी। क्या लिखेंगे? विद्युत सेलों का संयोजन या बैटरी। यानी विद्युत सेलों का संयोजन किस तरह का होता है और किस तरह की उसे बैटरी में हम लोग यूज़ करते हैं, यानी बैटरी का जो सिंबल है वो किस तरह का बना होता है। तो दोस्तों देख लेते हैं बैटरी का जो सिंबल होता है वो किस तरह का बना होता है। तो दो या दो से अधिक जब सेलों को हम जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है दोस्तों? वो बैटरी बन जाती है। तो इस तरीके से करते हैं। तो एक तो ये इसका प्लस पॉइंट हो जाता है, एक ये जोड़ देते हैं, फिर उसका ये दूसरा प्लस पॉइंट और ये उसका दूसरा माइनस पॉइंट। तो इस तरह का जो संयोजन होता है दोस्तों ये कहलाता है बैटरी। ये क्या कहलाता है? बैटरी। और इसे इसका जो सिंबल होता है इसे यहाँ पर ई भी लिख देते हैं, इस तरीके से ऐसे लिख देते हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला नंबर। तो अगला पॉइंट दिया गया है दोस्तों, इसे बोलते हैं खुली कुंजी या प्लग। क्या बोलते हैं? खुली कुंजी या इसी को बोलते हैं दोस्तों प्लग। खुली कुंजी या प्लग इसी को बोलते हैं। और यह किस तरह का बना होता है? ये इस तरह का संयोजन होता है। यहाँ पर यदि डॉट लगा देंगे तो ये बंद हो जाएगी, और अगर इस तरीके से है तो वो खुली मानी जाती है कि ये खुली कुंजी है। अब आइए इसका अगला देख लेते हैं। इसे बोलते हैं बंद कुंजी या प्लग। क्या इसे बोलेंगे? बंद कुंजी या प्लग, यानी बंद कुंजी या प्लग। तो वो किस तरह का सिंबल होगा? वो इस तरह का सिंबल होगा। और यहाँ पर बीच में क्या रखा होगा दोस्तों? डॉट रखा होगा। जब डॉट रखा होगा तो समझ जाएंगे कि ये कुंजी कैसी है? ऑन है, यानी बंद है। अब आइए देख लेते हैं अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट दोस्तों दिया गया है तार संधि। तो आइए समझ लेते हैं तार संधि क्या होती है। तार संधि, तो आइए तार संधि देख लेते हैं किस तरह से बनी होती है। तो इस तरह से जैसे कोई तार गया है और उसे यहाँ से इस तरीके से कट करके जोड़ दिया जाए तो ये क्रॉस पॉइंट जो होता है इसे क्या क्या बोलते हैं? इसे तार संधि बोलते हैं। यानी जहाँ पर दो तार आपस में जुड़े होते हैं वह तार संधि कहलाता है। अब आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है बिना संधि का तार। क्या लिखेंगे दोस्तों? बिना बिना संधि का तार। और इसे क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं तार क्रॉसिंग। इसे बोलते हैं तार क्रॉसिंग। अब देख लेते हैं किस तरीके से बिना संधि का जो तार होता है उसे किस तरीके से तार क्रॉसिंग बोलते हैं। तो एक तो इस तरह से तार गया होता है एकदम से सीधा ऐसा। अब इसके साथ में एक ऊपर से ऐसे तार आता है और इस तरीके से बना होता है।
इस तरह का पॉइंट बना होता है। तो इसे दोस्तों बोलते हैं बिना संधि का तार या तार क्रॉसिंग। इस तरह से उसका चित्र होता है, सिंबल होता है। अब आइए दूसरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। 7वां पॉइंट। तो 7वां पॉइंट देखते हैं दोस्तों, वो क्या होता है। 7वें पॉइंट पर आ जाता है बल्ब। तो आइए देख लेते हैं बल्ब किसे कहते हैं। बल्ब। तो आइए देख लेते हैं बल्ब कैसा बना होता है। तो दोस्तों एक बल्ब तो इस तरह का बना मिलता है सिंबल में। एक बल्ब इस तरह से बना होता है सिंबल के तरीके से, ऐसे बना होता है। एक तो ये बल्ब होता है, या इस तरह से मिलेगा, और या दूसरा जो बल्ब है वो इस तरह से बना होगा। वो वाला भी देख लेते हैं। दो ऐसे तार जाते हैं, यहाँ पर इस तरीके से होल्डर टाइप का बना होता है। अब यहाँ इस तरीके से ऐसे बल्ब जाता है, इस तरीके से ये बना होता है। तो इसे बोलते हैं बल्ब। और ये बल्ब कैसे जलता है, बल्ब पीला जलता है। तो इसे देख लेते हैं, पीला कर देते हैं भाई, जला देते हैं इसे इस तरीके से। तो देख लेते हैं अब ये बल्ब जो है ये पीला पीला जलने लगा। ये जो है ये बल्ब का सिंबल है। अब आइए देख लेते हैं आगे कुछ और इम्पोर्टेंट सिंबल किस तरीके से होते हैं। तो दोस्तों बल्ब तक हम लोग देख चुके हैं। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं अगला पॉइंट। तो अगले पॉइंट में दिया गया है 7 पॉइंट हम लोग देख चुके थे। तो 8 नंबर पर देख लेते हैं 8वें पॉइंट में क्या दिया गया है दोस्तों। तो 8वें में दिया गया है प्रतिरोध। क्या दिया गया दोस्तों, प्रतिरोध दिया गया। तो आइए देख लेते हैं प्रतिरोध किस तरह का बना होता है। तो दोस्तों प्रतिरोध इस तरीके का होता है। इस तरह का जो सिंबल होता है ये प्रतिरोध का सिंबल होता है। अब आइए देख लेते हैं अगला पॉइंट। दोस्तों अगला पॉइंट दिया गया है धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक। तो आइए देख लेते हैं धारा नियंत्रक किस तरह का बनाया जाता है। धारा नियंत्रक का सिंबल क्या होता है दोस्तों। तो धारा नियंत्रक इस तरह का बना होता है। इस तरह से प्रतिरोध होता है और उसी में एक इस तरह की रेखा होती है। तो ये बोल हो जाता है धारा नियंत्रक। या इस तरह का बना होगा, या फिर ये किसी का दूसरा और सिंबल होता है। तो आइए एक और देख लेते हैं। या एक इस तरह से प्रतिरोध होगा इस तरीके से, और इसके ऊपर एक इस तरीके से रेखा आई होगी, और इस तरीके से ये वाला पॉइंट होगा। तो ये भी क्या कहलाता है, ये भी धारा नियंत्रक कहलाता है। अब आइए देख लेते हैं अगला पॉइंट। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं एमीटर। एमीटर का किस तरीके से सिंबल होता है, कैसे जोड़ा जाता है किसी परिपथ में। तो दोस्तों इस तरीके से बना होता है, ऐसे आता है, और एक इस तरीके से गोले के रूप में होता है। इसी के अंदर ए लिखा होता है। ये वाला सिरा प्लस से जोड़ते हैं और एक साइड का सिरा माइनस से जोड़ते हैं, और इसे क्या बोल देते हैं दोस्तों, ये एमीटर हो जाता है। ये सदैव किस में जोड़ा जाता है, ये सदैव श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है परिपथ में। अब आइए देख लेते हैं अगला पॉइंट। दोस्तों अगला पॉइंट होता है वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों वोल्ट मीटर किस तरीके से सिंबल बना होता है। तो उसमें भी इस तरीके से एक जाती है रेखा, और ऐसे गोले के अंदर वी बना होता है, और इस तरीके से ये वाला सिरा प्लस से जुड़ा होता है और ये वाला सिरा माइनस से जुड़ा होता है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं, वोल्ट मीटर के सिंबल को समझते हैं। तो दोस्तों आज हमने जो अभी तक सीखा, यानी प्रतिरोधों का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन, और उसके बाद में विद्युत परिपथ के आरेख समझे कि आरेख किस तरीके से बने होते हैं, उन्हें किस तरीके से हम लोग पहचानते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई हो तो वीडियो एक बार लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। गुड नाइट दोस्तों।